सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। इरफान सोलंकी की पत्नी और मां ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को और इस चिट्ठी में इरफान को महाराजगंज जेल से कानपुर जेल शिफ्ट कराने की मांग की गई है। महाराजगंज जेल प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाया है। इरफान सोलंकी की दोनों किडनियों में स्टोन का हवाला दिया गया है। तो अभी कल की तस्वीर आई थी जब इरफान सोलंकी सुरक्षा कर्मियों पर, पुलिस कर्मियों पर भड़क गए थे और अब उनकी पत्नी और मां ने चिट्ठी लिखी है कि महाराजगंज से कानपुर जेल उन्हें शिफ्ट करा दिया जाए। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बिजली की बदहाली की। बत्ती गुल, बवाल फुल। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों के साथ आज फिर से बैठक होगी। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और ऊर्जा मंत्री के बीच बातचीत होगी। कुछ ही देर में संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे पहुंचेंगे। ऊर्जा मंत्री भी कुछ देर में पहुंचेंगे जल निगम के फील्ड ऑफिस। और कल जो बैठक हुई थी उसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया था और नतीजा नहीं निकल पाने का ही परिणाम है कि प्रदेश के लोग परेशान हैं, बिजली नहीं आ रही है और जिंदगी जो है वो बुरी तरीके से मुश्किल में फंस गई है। सवाल पूरी व्यवस्था पर उठ रहे हैं कि आखिर ये हालात जब इस तरीके के बने, इसकी चेतावनी पहले ही थी तो फिर इसको संभाला क्यों नहीं जा सका। और चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं मुसीबत की कि कैसे लोग परेशान हैं, लेकिन परेशानी का हल निकल नहीं पा रहा है। ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए। गाजियाबाद में लोग परेशान हैं, सड़कों पर आ गए क्योंकि बिजली नहीं है और बिजली नहीं होने से रोजमर्रा की जिंदगी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। इटावा में हालात ऐसे हैं कि अस्पताल भी अब जूझ रहे हैं, मुश्किल में हैं। डीएम कार्यालय की बिजली गुल हो गई। इसके अलावा जालौन में, उन्नाव की बात करें, वाराणसी में तो प्रदर्शन ही करना पड़ गया लोगों को और जनरेटर से लोग मोबाइल चार्ज कर, लेकिन सवाल यह है कि जनरेटर भी कितना चल पाएगा, उसकी भी एक सीमा है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो जनता इस वक्त प्रदेश की परेशान हो रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। वाराणसी में पानी के लिए कॉलोनी घूम रहे हैं लोग, तो वहीं कुछ लोग जनरेटर लगाकर पानी की समस्या का समाधान कर रहे हैं। हमारे संवाददाता नवीन पांडे ने हालात का जायजा लिया। बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर अब सीधे सीधे आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से लोग परेशान होकर पानी के लिए कॉलोनी घूम रहे हैं और पानी की हालत है कि कहीं भी आता हुआ देखने को नहीं रहा है क्योंकि बिजली नहीं है और बिजली नहीं होने के कारण लोग सुबह सुबह पानी की समस्या से जूझते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की समस्या हो रही है और लाइट कब से नहीं है। पिछले 3-4 दिन से लाइट नहीं होने की वजह से हम लोगों को क्षेत्र में अस्त व्यस्त जीवन हो गया है। बच्चे खास तौर से ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना कायदे से कहीं खा पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं। हाँ, बिजली विभाग और सरकार के बीच जो भी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं और हम लोगों को बिजली सुचारू रूप से मिलने लगे क्योंकि हम लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। जनरेटर की व्यवस्था करके हम लोग पानी भर रहे हैं। इतना पैसा खर्चा हो गया है कि 4 महीने का पूरे कॉलोनी का बिजली का बिल भरा गया होता। क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ रही है और लाइट कब से नहीं है? अरे सबसे बड़ा परेशानी तो यही है कि हम लोग पानी के बिना जो है जीवन ही संभव नहीं है और न खा बना पा रहे हैं, न हम लोग चैन से सो पा रहे हैं। अब इससे बढ़ के क्या परेशानी हो सकता है। कब से बिजली नहीं है? 3-4 दिन हो गया। क्या दिक्कतों का सामना करना? ऐसा है कि बिजली 4 दिन से नहीं है और मंदिर में पूजा करने की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे साफ़ सफाई नहीं हो पा रहा है, मूर्ति कोई धुला नहीं पा रहा है और यहाँ पे परेशानी इतनी बढ़ गई है कि सब बच्चे लोग स्नान नहीं कर पा रहे हैं, समय से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग जनरेटर, घरों के बाहर जनरेटर लोग लगा के बिजली और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह की परेशानी देखने को मिल रही है, आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। और अब सरकार से यही मांग कर रही हैं कि जो बिजली विभाग के बीच उनकी बातचीत हो रही है वो जल्दी दूर हो ताकि आम जनजीवन प्रभावित ना हो पावे। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। वाराणसी में बिजली आपूर्ति नहीं होने से गुस्से में लोग शहर के कई इलाकों में 3 दिन से बिजली कटी हुई है। बिजली आपूर्ति ठप होने से परेशान लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। बिजली आपूर्ति नहीं होने से परेशान लोगों ने कई हिस्सों में चक्का जाम कर दिया। बिजली न होने के कारण
पानी की भारी किल्लत हो रही है और चक्का जाम होने की वजह से यातायात बाधित हो रहा है। चक्का जाम करने वालों को समझाने में स्थानीय पुलिस जुटी है, लेकिन मुसीबत सबके सामने। इधर बुलंदशहर में भी पावर कॉर्पोरेशन की स्ट्राइक से पेयजल आपूर्ति का संकट गहराता जा रहा है। लोग जनरेटर और सरकारी हैंडपंप की मदद से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। किराए पर जनरेटर लेकर घरों की टंकियां लोग भर रहे हैं, तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कल ऊर्जा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये ज़रूर कहा था कि हालात सामान्य हैं, लेकिन हालात कितने सामान्य हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दावे और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन और आसमान का जो का अंतर होता है वो दिख रहा है साफ साफ। और इन सब के बीच कड़ी कार्रवाई की जो बात कही थी, वो कड़ी कार्रवाई कहाँ गई, ये भी अपने आप में सवाल है। 6 बजे तक का शाम का अल्टीमेटम था, लोगों को सबक सिखाने की बात की गई थी, लेकिन अब स्थितियां क्या है वो दिख रही हैं। लोग परेशान हैं और संघर्ष समिति के लोग परेशान लोगों को दरकिनार कर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऊर्जा मंत्री बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन बातचीत कितनी सफल है आप देखिए। वहीं गाजियाबाद में भी ज्यादातर क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में समस्या आ रही है। कई जगह बिजली के फॉल्ट हो रहे हैं, जिससे कई घंटे बिजली की कटौती हो रही है और कई सोसाइटी समेत कई क्षेत्रों में लगातार समस्या बढ़ गई है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है और लोगों का जो जीवन है वो संकट में आ गया है। बात करते हैं, अंकल जानना चाहेंगे कि लाइट कब से गई हुई है और क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? कल से नहीं आ रही है, बहुत बुरा हाल है। लाइट नहीं आएगी तो पानी भी नहीं आएगा, घर के सारे काम रुक जाएंगे, नहाने के रहे ना कपड़े धोने के रहे, घर का कोई काम जो है रुक जाएगा बिल्कुल। इसलिए आपसे अपील है कि इसकी जो जल्दी से जल्दी लाइट बुलवाने की कोशिश करें। मेरी सवेरे बात हुई थी जो बिजली के कर्मचारी हैं, तो उन्होंने ये कहा कि भाई डीएम से आप जाके कहो या 100-200 लोग ले जाओ तो लाइट चालू हो जाएगी। ये पीछे से ही बंद है, धरना प्रदर्शन करने इनकी यूनियन वाले, तो कल 12 बजे से अब तक लाइट नहीं आई है। अब तक लाइट नहीं आई, क्या कहेंगे आप? लाइट बिना बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लाइट के बिना तो जब लाइट नहीं आएगी तो पानी भी नहीं आएगा, तो बच्चे भी परेशान है और हम भी परेशान है, तो काम हो ही नहीं पा रहा। वगैरह मिलाया हो, एसडीओ का फ़ोन मिलाया हो? फ़ोन सबके स्विच ऑफ है, कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, सबके सबने फ़ोन स्विच ऑफ किए हुए हैं। भाई साहब कल रात 12 बजे से लाइट नहीं है और 12 बजे से ही पानी का आना बंद हो गया। सब परेशानी में हैं, बिना पानी के कुछ भी काम नहीं हो रहा है। औरतें घर में रसोई में परेशान हैं, नहाने धोने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। सारी दिक्कत ही दिक्कतें हैं, बस जितना कहा जाए उतना कम है। अगर सरकार और बिजली कर्मियों की आपसी जो बातें हैं वो आपस में, ये जो मुद्दा उठा हुआ हड़ताल का, तो ये पहले ही सॉल्व हो जाना चाहिए था ताकि हड़ताल की नौबत ही नहीं आती। तो लोगों को इस समय काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। बिजली कर्मियों की हड़ताल पर शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है। शिवपाल यादव ने अच्छे दिन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि बिजली, पानी और सड़क पर विफल ये सरकार। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर लिखा, अच्छे दिन का तो पता नहीं, हर तरफ है अर्जी और गुहार, बिजली, पानी और सड़क पर विफल ये सरकार। तो शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है और सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा है कि अच्छे दिन का तो पता नहीं, हर तरफ है अर्जी और गुहार, बिजली, पानी और सड़क पर विफल ये सरकार। और बड़ी खबर कुशीनगर से, जहां पर अवैध अस्पतालों और जांच केंद्रों पर एक्शन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने 6 से ज्यादा अस्पतालों पर एक्शन लिया। सीएमओ के आदेश पर कई अस्पताल अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सील हुए हैं। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं अवैध अस्पताल, अल्ट्रासाउंड केंद्रों और पैथोलॉजी को संचालित करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कार्रवाई की। ये तस्वीर है कुशीनगर की, जहां पर अवैध अस्पतालों और जांच केंद्रों पर एक्शन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने 6 से ज्यादा अस्पतालों पर एक्शन लिया है। सीएमओ के आदेश पर कई अस्पताल अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सील किए गए हैं। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे थे और अल्ट्रासाउंड केंद्र और पैथोलॉजी को संचालित करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। तो कुशीनगर में बड़ा एक्शन हुआ है स्वास्थ्य विभाग का और लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे अवैध अस्पताल, अल्ट्रासाउंड केंद्र, पैथोलॉजी पर कार्रवाई हुई है। बहराइच की मिहीपुरवा तहसील में जाति प्रमाण पत्र न बनने से मदेशी जाति के लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र न बनने से उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है और उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। सभी ने मुख्यमंत्री के नाम से एसडीएम मोतीपुर को ज्ञापन सौंपा है और कहा कि अगर 1 सप्ताह में प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो इस जाति के 5000 लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे। पूरा मामला मोतीपुर तहसील का।
तो मदेसिया समाज की मांग है कि प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है और उससे दिक्कत आ रही है कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। और इन लोगों ने ये भी कहा है, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि अगर ये प्रमाण पत्र नहीं बनते तो ये लोग धर्म परिवर्तन अपना कर लें। इस संबंध में मैंने एसडीएम से बात की है और तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि वो मैन टू मैन, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जांच करावें और अगर आदमी उस जाति का है और वो जाति बैकवर्ड में है तो उसका प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जारी करें। अब वो धर्म परिवर्तन की बात पे की जानकारी तो हमें नहीं है, इस बिंदु पे हम नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी जो समस्या है और समस्या जेन्युइन है तो समस्या का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है। कानपुर में भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक चल रही है। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश के 50 सीट जीतने के दावे पर नरेंद्र कश्यप ने कहा कि अखिलेश का सपना कभी पूरा नहीं होगा, भाजपा यूपी में 80 सीटें जीतेगी। तो सियासी नोरा कुश्ती भी चल रही है। कानपुर में भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक चल रही है और इस बीच यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश के 50 सीट जीतने के दावे गलत हैं, ये सपने पूरे नहीं होंगे, भाजपा 80 सीटें जीतेगी। कानपुर की इस पवित्र भूमि पर ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक बहुत ही उल्लास के साथ हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा आहूत की गई है। बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं का आज मार्गदर्शन हम भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। आज की कार्य समिति एक महीने में और भी महत्वपूर्ण है। आगामी अप्रैल और माह के महीने में नगरीय निकाय को चुनाव होना संभावित है और कैसे अच्छे से दिला सकता उसको लेकर आज बहुत सारे प्रस्ताव लिए जाएंगे, संकल्प लिए जाएंगे, अलग अलग नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। कुल मिलाकर आज की ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। राष्ट्रीय कार्य समिति की अगर बात कर लें, कोलकाता में हो रही है, एक नया संदेश वहाँ से आ रहा है कि यूपी में 50 सीटें जीतेंगे। अब समाजवादी पार्टी को अगर 50 सीटें जितनी होती, आप लोग कह रहे हैं, तो क्या वेस्ट बंगाल में जाके वो अपने राष्ट्रीय कार्य समिति करते हैं क्या? ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर में प्रदेश कार्य समिति करके इस बात के लिए संकल्पित हो रहा है कि 80 में से 80 जीतने का टारगेट है और जीतेंगे। बहुत संभव है, चूंकि 6 साल से जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए उसको परिवार मान के काम किया है। और सपा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर अपने पोस्ट में लिखा, उत्तर प्रदेश में सपा का 2024 में पूर्ण सफाया होगा। लोकसभा के लिए सपा का दावा सिर्फ शगुफा है। मुझे विश्वास है यदुवंशी भी कमल का बटन दबाकर देश को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में 400 प्लस सांसदों के साथ सरकार बनाने में सहयोगी बनेंगे। अखिलेश यादव ने यूपी में 50 सीटें जीतने का दावा किया है और इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि लोकसभा में सपा का दावा सिर्फ शगुफा है। मुझे विश्वास है यदुवंशी भी कमल का बटन दबाकर देश को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 प्लस सांसदों के साथ सरकार बनाने में सहयोगी बनेंगे। और बड़ी खबर बाराबंकी से, जहां पर राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सपा पर निशाना साधा है। कोलकाता में चल रही बैठक पर सतीश चंद्र शर्मा बोले, सपा की गुंडागर्दी भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। 2024 में भाजपा को ही जनादेश मिलेगा। यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। तो राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सपा पर निशाना साधा है। कोलकाता में चल रही बैठक पर सतीश चंद्र शर्मा बोले, सपा की गुंडागर्दी भ्रष्टाचार से जनता परेशान है और 2024 में भाजपा को ही जनादेश मिलेगा। यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। सपा की कार्यशैली से लोग परेशान थे और इसीलिए उसको जनता जवाब देगी।
आज उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि 2014, 17, 19 और 22 के सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है। समाजवादी पार्टी की अराजकता, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से पूरी जनता परेशान विगत 12 और 17 के बीच में रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव 2024 में संपन्न होंगे। भारतीय जनता पार्टी को एक भारी और ऐतिहासिक जनादेश उत्तर प्रदेश की महान जनता देने का। आगरा में मौसम का मिजाज बदलते हल्की बारिश ने माहौल बदल दिया है। बेमौसम बारिश से हल्की ठंड बढ़ गई है और किसानों के लिए मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए तस्वीर आगरा की दिखा रहे हैं, जहां पर ये जो बारिश हुई है इसने किसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। और चलिए सीधे रुक करते हैं कोलकाता का, जहां पर अखिलेश यादव कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। नेतृत्व यहाँ बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ये कह सकता हूं, दिल्ली और यूपी की सरकार होने के बाद 2-3-4 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं। उदाहरण के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अभी बजट पास हुआ, 30% पैसा खर्च किया। जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें 40% केवल खर्च कर पाए। अभी बिजली विभाग का सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया। ये बीजेपी के लोग कमाल के लोग हैं, जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो ये जनता में वादे करते हैं। कर्मचारियों को वादा किया था इन्होंने। ये जितने भी कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन आंदोलन में हैं, इन सब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि आपकी सब मांगें मानी जाएंगी। लेकिन सरकार बनने के बाद वो मांगे नहीं मांग रहे हैं और जब मांगे नहीं मांग रहे हैं तो अंतर्गतवा पूरा उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पैदा है। बिजली नहीं है। क्या पुलिस पावर प्लांट चलाएगी? क्या पुलिस सब स्टेशंस को देखेगी? क्या पुलिस डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी? पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक कर पा रही है वो बिजली कैसे ठीक करेगी? तो उत्तर प्रदेश ने जिसने प्रधानमंत्री दिया है उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है और जो दल उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें हराई जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वो वैक्सीन है और क्योंकि सोशल मीडिया पे वॉशिंग मशीन का बहुत प्रचार हो रहा है कि जो उनके दल में चला जाता है न उसके ऊपर ईडी आती है, न कोई सीबीआई आती है, न कोई इनकम टैक्स आता है। और जो विपक्षी पार्टी हैं उनको झूठा फंसाने के लिए झूठे केस बनाए जाते हैं। आज देश में सबसे ज़्यादा अन्याय बंगाल के बाद अगर पॉलिटिकल वर्कर्स पे कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर यहाँ बीजेपी आरोप लगाती है कि पॉलिटिकल वर्कर्स ऐसा कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह हो रहा है। बीजेपी दिल्ली की सरकार से करा रहे हैं। फार्मूला नहीं बताया जाएगा, फार्मूला यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। अभी रीजनल पार्टीज और कुछ दल इस प्रयास में हैं कि कोई ना कोई अलायंस, गठबंधन या कोई भी फ्रंट तैयार हो और इस कोशिश में आदरणीय ममता बनर्जी जी भी काम कर रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं,
बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह देश के बहुत सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई ना कोई फ्रंट बने। और जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करेंगे उनकी भूमिका क्या होगी। भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सबसे ज़्यादा आरोप लगे हैं फेक इनकाउंटर्स के। और केवल ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, वहीं ये आंकड़े भी आप देखें कि सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं आंकड़े बढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज़्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए हैं। महिला आयोग पे जो जानकारी है तो देश में सबसे ज़्यादा अपराध अगर महिलाओं के ऊपर कहीं बढ़े तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। और जितने भी ये फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, इनकी जब कभी भी जांच आएगी तो बहुत सारे अधिकारी कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। एक दो महीने और हैं, उसके बाद तो चुनाव शुरू हो जाएगा। चुनाव शुरू हो गया है। बीजेपी लाख कोशिश कर ले इस तरह की, जनता ये जानती है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी को हरा सकती हैं, उन्हीं के घर पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जारी है। और जिन जिन ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, पूर्व में कांग्रेस ये काम करती थी, आज कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी है। कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। सी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन है वो अलग चीज़ है। कई बार कुछ मुद्दों पर सब एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जो ज़मीन की लड़ाई है वो अलग है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी का 2014 का नारा था अच्छे दिन, और फिर बीजेपी के लोग ये नारा दे रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास तभी शामिल होगा जब जाति जनगणना होगी। और इसके लिए मैं समझता हूँ देश के बहुत सारे दल दक्षिण भारत से लेकर के और एक कोने से दूसरे कोने तक लोग उसके पक्ष में हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके पक्ष में है। बिना उसके सामाजिक न्याय संभव नहीं है। और जितना भी प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों का हनन होगा। ये अधिकार छीने जा रहे हैं और अधिकारों की लड़ाई पूरे देश में लोग चाहते हैं। याद कीजिए आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, हालांकि यहाँ परिस्थितियाँ अलग हैं बंगाल। बिल्कुल, आप देख रही हैं कोलकाता में अखिलेश यादव की कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन है। 12 साल बाद कोलकाता में सभी दिग्गज इकट्ठे हुए, इस कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई थी। साथ ही साथ 2024 चुनावों को लेकर यहाँ पर रणनीति तय की। लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है। अभी हाल ही में वहाँ डबल मर्डर हुए, उससे पहले ट्रिपल मर्डर हुआ। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रधान है
और वो सोचते हैं कि ये हमारे सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ रहेगा, तो उसके पावर सीज हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता, एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। तो हमारी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि अगर ये वोट चाहते हैं तो हमारी मदद करें, और हम वोट दे देते हैं तो ये हमारी मदद नहीं करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए जब कभी हमें फैसला लेना होगा तो हम वहाँ के कार्यकर्ता नेताओं को बुला करके बातचीत कर करके फैसला लेंगे। मैं दादा को धन्यवाद देता हूँ कि दादा ने ये कहा कि ये बहुत शुभ जगह है। जब भी नेताजी और समाजवादी पार्टियाँ आई है, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है, उसकी भूमिका बढ़ी है। और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि आपके यहाँ दूसरे नवरात्र ज़्यादा खुशी से मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे तरफ तो सब नवरात्र मनाए जाते हैं। तो माँ का आशीर्वाद लेकर के हम लोग नवरात्र मनाने जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इस बार परिणाम उत्तर प्रदेश में दूसरे देखोगे। और इसीलिए मैंने शुरू की थी बात 2014 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, 2019 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का मैनिफेस्टो 2017 का, और 2022 का बीजेपी का मैनिफेस्टो। बीजेपी को एक मैनिफेस्टो का जवाब नहीं देना है। 2024 में बीजेपी को 4 मैनिफेस्टो का जवाब देना है। और आप तो वहां पर हैं जहां मां गंगा को आखिरी में देखते हैं। मां गंगा कहां से चली, और इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम मां गंगा को साफ करेंगे। बताओ कितने शहर आते हैं, कितने कारखाने, उद्योग लगे हुए हैं इसके किनारे। आज मां गंगा की स्थिति क्या है, जिसमें हजारों अरबों रुपया खर्च हो गया, अरबों रुपए खर्च हो चुका है। नमामि गंगा के नाम पर न जाने कितना पैसा खर्च हुआ है। अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाओगे कि जितना बजट दिया वो गंगा की तरह बह गया उसमें। मैं ये खासकर वेस्ट बंगाल का, मैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ, कई वर्ष मंत्री रहने वाले, जो पूरी ज़मीनी जानकारी रखते हैं, आदरणीय केवलानंदा जी पे छोड़ता हूँ। उनका सुझाव मैं समय समय पर लूँगा। और दूसरे प्रदेशों में जहाँ पार्टी का संगठन है वहाँ समाजवादी पार्टी जरूर चुनाव लड़ेगी। और सीधा लिए चलेंगे आपको अयोध्या, जहां पर सीएम योगी सभी को संबोधित कर रहे हैं। आचार्य श्री धरातराज जी महाराज, माननीय विधायक श्री जनार्दन रेड्डी जी, श्रीमती जमुना रेड्डी जी, हमारे अयोध्या के लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, जनपद अयोध्या के ही रुधौली विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, आज के इस धार्मिक अनुष्ठान में यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी का मैं अयोध्या धाम के इस भव्य आयोजन और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और यहाँ के पावन स्थलों के दर्शन के लिए आगमन पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये मेरे लिए अत्यंत प्रफुल्लित करने वाला क्षण है जब श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने के पूर्व यहाँ पर रामकोट के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पवित्र स्थल पर नाम और नामी दोनों यहाँ पर विराजमान है।
हम सब जानते हैं कि हम सब ने अपने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को पढ़ा है और हम सब जानते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। यानी कलयुग में नाम का अपना महत्व है और उसके बारे में भी जो बात कही गई है कि जपात सतम पुण्यम गुणम पुण्यम रामनामाभिलेखनम, यानी जब से 100 गुना ज्यादा पुण्य नाम लिखने से, और यहां पर तो 28 करोड़ नाम रामकोट में संरक्षित किए गए हैं और ये निरंतर इसमें अभिवृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यानी इसका पुण्य हमें अनंत काल तक न केवल सन्मार्ग पर ले चलने की बल्कि हम सबको जीवन के समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। और रामकोट में यह सब कुछ विराजमान है, प्रभु का नाम भी है और भगवान प्रभु का यहाँ पर नामी भी है। 28 करोड़ लेखन के माध्यम से प्रभु के नाम को यहाँ पर पूरी तरह संरक्षित करके हम यहाँ पर उस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। मैं जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पूर्व अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रख करके उन्होंने भव्य यहाँ पे धर्मशाला और इस भव्य अतिथिशाला का निर्माण कार्य भी संपन्न कर दिया है। यह अद्भुत है और ये हर आश्रम को करना चाहिए। अभी से तैयारी हो जाए कि कोई भी श्रद्धालु आएगा देश का अयोध्या में, अयोध्या के अनुरूप उसे उस प्रकार की सुविधा भी मिले और वह जो यहाँ पे रुक करके कुछ समय प्रभु का नाम स्मरण करना चाहे, जप करना चाहे, कुछ दिनों के रह करके यहाँ पर सिद्ध साधना करना चाहे, तो ये सब कुछ उसे यहाँ पर सुलभ हो। सरकार यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं के लिए बेहतरीन कार्य करने जा रही है और मैं तो चाहूंगा कि हमें बिजली के खर्चे को कम करने के लिए सोलर पैनल, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग भी करना चाहिए। सोलर पैनल लगा करके आप जितनी बिजली अपने यहाँ खर्च करेंगे आपके कनेक्शन से उतनी तो कटौती हो ही जाएगी, लेकिन अगर आपके पास सरप्लस ऊर्जा होगी उसको सरकार लेगी और उसका दाम भी आपको उपलब्ध करवा देगी। इसके लिए भी हम लोगों ने आश्रमों के लिए, घरों के लिए नेट मीटरिंग की व्यवस्था की है और जो कॉमर्शियल स्थल हैं वहां पर नेट बिलिंग की व्यवस्था भी की है। हम इन सभी सुविधाओं का लाभ अगर समयबद्ध तरीके से ले लेंगे तो स्वाभाविक रूप से अयोध्या को सोलर सिटी, सूर्यवंश की राजधानी है तो सोलर सिटी के रूप में से विकसित करने की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उसके अनुरूप यहाँ कार्य को गति देने में सफलता प्राप्त होगी। अयोध्या में सड़कों के निर्माण को तेज गति से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। 4 लेन की कनेक्टिविटी चारों ओर से रामपथ, नए घाट से लेकर के और राम जन्मभूमि होते हुए आगे लखनऊ मार्ग तक, लखनऊ मार्ग से भी टेढ़ी बाजार होते हुए 4 लेन की कनेक्टिविटी दी जा रही है। हनुमानगढ़ी के बगल से भक्ति पथ का निर्माण किया जा रहा है और यही नहीं, सुग्रीव किला के बगल से भी 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी श्री राम जन्मभूमि के लिए उपलब्ध करवा करके श्रद्धालुओं की सुविधा को, बेहतरीन सुविधा को ध्यान में रख करके यहाँ पर अन्य अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आने वाले समय में अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो, यही प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और उसी के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकारें पंचकोशी परिक्रमा को, 14 कोशी परिक्रमा को, 84 कोशी परिक्रमा को
संतों और श्रद्धालु जनों को मिलने वाली सुविधा को ध्यान में रख करके अनेक कार्यक्रम चला रही है। हम सबको भी अतीव श्रद्धा भाव के साथ अभी थोड़ा जिस समय तोड़-फोड़ चल रही है, निर्माण कार्य चल रहा है, तो अभी बेतरतीब लोगों को लग रहा होगा, लेकिन अभी अगले 1 वर्ष के अंदर आप देखेंगे एक सुंदर स्वरूप अयोध्या का हम सबको देखते हुए बनेगा। मैं इस अवसर पर आज एक बार फिर से पूज्य जीयर स्वामी जी का, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी का और उनकी सभी पूज्य संतों का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें कोटि-कोटि बधाई देता हूँ। राम कोट के इस निर्माण के लिए और अतिथिशाला के भव्य निर्माण के लिए भी मैं उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से उन्हें बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जय जय श्री राम। खबर ग्रेटर नोएडा से है। मंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल हो गई। 2 मंत्रियों की मौजूदगी में बिजली गुल हुई। आपको बता दें, सम्मान समारोह के दौरान बिजली कट गई थी। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी और मंत्री राकेश सचान कार्यक्रम में शामिल हैं। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे और उसी बीच बिजली कट गई। वहां पर करीब 5 मिनट तक यहां पर बिजली गुल रही है। तो बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सम्मान समारोह के दौरान बिजली कट गई थी। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी और मंत्री राकेश सचान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उसी बीच करीब 5 मिनट के लिए यहां पर बिजली गायब हो गई थी। और देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।